नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर, लेकिन सबसे पहले शुरुआत हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले, बढ़ाई गई पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि की मियाद, उर्वरकों पर 60,939 करोड़ की सब्सिडी को भी मंजूरी। एलआईसी ने 21,000 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए कीमत का दायरा किया तय। 902 से 949 रुपए प्रति शेयर निर्धारित। 2,21,37,000 से अधिक शेयर पॉलिसी धारकों के लिए आरक्षित। 4 मई से उपलब्ध होगा आईपीओ। कोरोना की चुनौती अभी टली नहीं। कोविड की स्थिति पर मुख्यमंत्री के साथ समीक्षा बैठक में बोले प्रधानमंत्री। लोगों से सतर्क रहने की अपील। बच्चों के जल्द कोविड टीकाकरण पर जोर। भारत मालदीव के बीच संसदीय मैत्री समूह का होगा गठन। लोकसभा अध्यक्ष से मिले मालदीव संसद के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद। मालदीव की संसदीय संस्थाओं के क्षमता निर्माण में योगदान जारी रहने का दिलाया भरोसा। यूक्रेन विवाद को लेकर राष्ट्रपति पुतिन से मिले एंटोनियो गुतेरेस। लोगों को मरियुपोल से सुरक्षित निकालने पर बनी सहमति। पोलैंड, बुल्गारिया को प्राकृतिक गैस आपूर्ति में मॉस्को ने की कटौती। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने युवाओं से सेवा की भावना को आत्मसात करने की सलाह दी है और कुछ समय गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा में लगाने का आग्रह किया है। नेल्लौर में देवी रेड्डी शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि शेयर एंड केयर भारतीय सभ्यता का मूल मंत्र है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निवेशकों को सभी समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया। सैन फ्रांसिस्को में भारत की डिजिटल क्रांति में निवेश विषय पर आयोजित गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने सभी बाधाओं को दूर करने का वादा किया। साथ ही डिजिटलीकरण की दिशा में 2023 तक डिजिटल मुद्रा की शुरुआत करने की घोषणा भी की। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में एक मंदिर की ओर से निकाली गई रथ यात्रा के दौरान करंट लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। ये लोग एक हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन के संपर्क में आ गए थे। मृतकों में बच्चे भी शामिल हैं। ये दुखद घटना कलिमेदु के समीप तड़के में हुई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस हादसे में दुख जताया है। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने स्विस कंपनी एनर्जी वॉल्ट के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। ये करार संयुक्त व्यवहार्यता अध्ययन के परिणाम के आधार पर गुरुत्वाकर्षण आधारित ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर समाधानों की तैनाती के लिए किया गया है। विश्व बैंक श्रीलंका को आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए $60 करोड़ की वित्तीय सहायता देगा। विश्व बैंक जल्द ही $40 करोड़ की वित्तीय सहायता जारी करेगा। विश्व बैंक ने कहा कि वो वर्तमान आर्थिक संकट से उबरने में श्रीलंका को सहायता जारी करेगा। म्यांमार की एक अदालत ने देश की पूर्व नेता आंग सान सूची को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराया है और उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई है। उन्हें अन्य मामलों में पहले ही 6 साल की कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। चीन ने पाकिस्तान से उसके देश में काम कर रहे चीनी नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने और कराची विश्वविद्यालय में हुए आत्मघाती हमले के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। इस हमले में 3 चीनी शिक्षक और अन्य लोग घायल हो गए थे। पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत बेनजीर अली भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान के नए विदेश मंत्री के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित सादे समारोह में 33 वर्षीय बिलावल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। स्पेसएक्स नासा के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुआ। ये पहला मौका है जब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के चालक दल के सदस्यों में पुरुष और महिलाएं समान संख्या में हैं। नए अंतरिक्ष यात्रियों के आईएसएस पहुंचने के बाद ये 3 अमेरिकी और 1 जर्मन अंतरिक्ष यात्री जिन लोगों की जगह लेंगे वे स्पेसएक्स के अपने कैप्सूल के जरिए पृथ्वी पर लौट आएंगे। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण 2022 के कांस फिल्म महोत्सव में जूरी का हिस्सा होंगी। फ्रांसीसी अभिनेता विंसेंट लिंडन महोत्सव के 75वें संस्करण में ज्यूरी का नेतृत्व करेंगे, जो 17 मई से 18 मई तक चलेगा।
दीपिका पादुकोण 8 सदस्यीय ज्यूरी का हिस्सा होंगी, जो 28 मई को समापन समारोह के दौरान प्रतिस्पर्धा में शामिल 21 फिल्मों में से एक को पुरस्कृत करेंगी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने भारतीय डाक भुगतान बैंक के लिए 820 करोड़ रुपए के वित्तीय समर्थन को मंजूरी दी है। सरकार की ओर से इस वित्तीय समर्थन से डाक भुगतान बैंक को देश के दूर दराज के क्षेत्रों में पैठ बढ़ाने और वित्तीय समावेश को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। आईपीपीबी में फिलहाल 5 करोड़ खाते हैं और इसकी 1.36 लाख शाखाएं हैं। बैंक की करीब 48% खाताधारक महिलाएं हैं। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीने में डीएपी सहित फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों के लिए 60,939 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी को मंजूरी दी है। किसानों को उचित कीमत पर रासायनिक खाद उपलब्ध कराने के लिए ये फैसला किया गया है। मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि डीएपी पर सब्सिडी 512 रुपए प्रति बैग बढ़ाकर 2,501 रुपए प्रति बोरी कर दी गई है और किसानों को 1,350 रुपए प्रति बोरी की दर से डीएपी मिलती रहेगी। 60,939 करोड़ रुपया केवल खरीफ के सीजन के लिए की गई है। 60,939 करोड़ रुपए की सब्सिडी डीएपी पर और पीएन के फर्टिलाइजर्स पर केवल खरीफ सीजन के लिए की गई। पिछले साल जहां पूरा 2021-22 में कुल बजट ही पूरे साल के लिए 57,150 करोड़ रुपए का था। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को मार्च 2022 से बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस योजना के जरिए रेहड़ी पटरी वालों को बिना किसी जमानत के सस्ता कर्ज दिया जा रहा है। इस मंजूरी से शहरी इलाकों के लगभग 1.2 करोड़ लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना जून 2020 में शुरू हुई थी। इस योजना में कर्ज देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की रकम रखी गई थी। मंत्रिमंडल की आज की मंजूरी से कर्ज के लिए कुल राशि बढ़कर 8,100 करोड़ रुपए हो गई है, जिसके परिणाम स्वरूप रेहड़ी पटरी वालों को कार्यशील पूंजी मिलेगी ताकि वे अपने व्यापार को बढ़ा सकें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। योजना में 25 अप्रैल 2022 तक 31.9 लाख कर्ज दिए गए हैं। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि, इसके माध्यम से देश भर के लाखों वेंडर्स को लाभ मिला। आज निर्णय लिया गया है कि इस योजना को अब बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया जाएगा। कैबिनेट ने 2,426 करोड़ रुपए की लागत से नक्सल प्रभावित इलाकों में 2G मोबाइल टावरों को 4G में अपग्रेड करने को मंजूरी दी है। ये परियोजना 10 राज्यों में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में फैली हुई है। दूरसंचार कंपनी BSNL को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि मोबाइल टावरों को 4G में अपग्रेड करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित कर कोर नेटवर्क, रेडियो नेटवर्क और दूरसंचार उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में 540 मेगावाट क्षमता की क्वार पनबिजली परियोजना के निर्माण के लिए 4,526 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। 540 मेगावाट क्षमता वाली इस परियोजना को 54 महीनों में पूरा किया जाएगा। इस परियोजना से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से करीब 2700 लोगों को रोजगार मिलेगा। और इस मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा। सूरज, अगर कुल मिलाकर देखें तो कैबिनेट मीटिंग में आज कई फैसले लिए गए, कई अहम फैसले हुए। क्या कुछ अहम फैसले थे और इसके बाद हम किस तरह का बदलाव देख पाएंगे? दीक्षा, अगर हम आज के कैबिनेट फैसलों की बात करें तो उसमें जिस तरह आपने अभी तक बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में काफी अहम फैसले लिए गए। वहीं पर हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आज जो कैबिनेट के जो फैसले थे वो लिए गए हैं। चाहे वो लिथुआनिया में भारतीय मिशन को खोलने को मंजूरी देने की बात हो, वहां पर भारतीय मिशन खोला जाएगा। और जिस तरह से विदेश नीति का प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है और भारत में खासतौर से उस और ध्यान
ध्यान दिया जा रहा है उस और इस लुधियाना में जो भारतीय मिशन खोला जाएगा एक बहुत ही बड़ा कदम बताया जा रहा है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, सरकार का जो वाक्य है सबका साथ सबका विकास, उस और भारत सरकार बढ़ रही है। वही चिली के साथ आज दिव्यांग जनों के को लेकर एक समझौता भी दोनों देशों के बीच में हुआ है और ये द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्तर पर तो आज जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं हमारे देश के, रेहड़ी पटरी वाले, शहरी आबादी का 1.25 करोड़ लोग हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं 1.25 करोड़ परिवार आश्रित हैं, उनके लिए जो मार्च 2022 तक की ये योजना थी उसे बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक किया जा रहा है। इससे पहले भारतीय संसद से स्ट्रीट वेंडर एक्ट को पारित कर दिया गया था। उससे पहले तक स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर कोई नियामक संस्था या नियम नहीं बना था, लेकिन इस कानून के पास हो जाने के बाद हमने देखा कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक कानून बना, स्ट्रीट वेंडिंग कमेटियां बनी, स्ट्रीट वेंडिंग जो है जोन बनाए गए। और अब जब हमने देखा था कोविड के पहले लहर में जब लॉकडाउन लगा तो कहीं ना कहीं ये जो करोड़ों रेहड़ी पटरी वाले थे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो उन्हें वित्तीय दिक्कत से समाधान के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ये स्वनिधि योजना की शुरुआत की और बगैर जमानत के उनको ऋण दिया गया और हमने देखा है 32 लाख से ज्यादा लोगों को अब तक ये ऋण मिल चुका है। और इसी योजना की अपार सफलता के बाद अब इसका जो म्याद है, इसकी सीमा है वो बढ़ाई जा रही है ताकि करोड़ों लोग जो भारत में कहीं ना कहीं रोजगार को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे रहे हैं, वो और तीव्र गति से इस योजना के प्रसार के साथ अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। मतलब आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, विकास की ओर बढ़ना है। सूरज, जैसा कि आप कह रहे हैं, एक न्यू इंडिया का जो मिशन है उस पर लगातार जोरों से काम कर रही है हमारी सरकार और न्यू इंडिया मिशन को पूरा करेगी जल्दी ये सरकार। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सूरज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC का IPO 4 मई को खुलेगा। LIC IPO के लिए प्राइस बैंड प्रति शेयर 902 रुपए से 949 रुपए तय किया गया है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने बताया कि LIC ने अपने 21,000 करोड़ रुपए के IPO के लिए एंकर निवेश 2 मई को बोली लगाएंगे। 4 मई से 9 मई को संस्थागत और खुदरा खरीदारों के लिए खुलेगा। IPO के तहत 15,81,249 शेयर कर्मचारियों के लिए और 2,21,37,000 से अधिक शेयर पॉलिसी धारकों के लिए आरक्षित हैं। संस्थागत खरीदारों के लिए 9.88 करोड़ से अधिक शेयर और गैर संस्थागत खरीदारों के लिए 2.96 करोड़ से अधिक शेयर आरक्षित हैं। बोली लगाने वालों में डीमैट खाते में शेयरों का आवंटन 16 मई तक होगा, जिसके बाद LIC शेयर बाजारों में इक्विटी शेयर का कारोबार शुरू करेगी। LIC was always an investor and now today LIC is coming before the investors to get invested in. So it's a great Indian story and I welcome you all to, reach it out to everyone. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा कि केंद्र और राज्यों के साझा प्रयासों से देश में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में बहुत सुधार हुआ है। उन्होंने राज्यों से मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों में बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। इसमें कोरोना की स्थिति, स्वास्थ्य सुविधाओं और वैक्सीनेशन कार्यक्रम की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2 सप्ताह में कुछ राज्यों में कोविड-19 केस बढ़े हैं, जिसके चलते हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमें सार्वजनिक स्थानों पर कोविड-19 दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड का काम तेजी से चलता रहे, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बेड्स, वेंटिलेटर्स और PSA ऑक्सीजन प्लांट जैसी सुविधाओं के मामले में हम काफी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं फंक्शनल रहे, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गर्व की बात है कि 96% वयस्क आबादी को कोविड-19 रोधी टीकों की कम से कम एक खुराक दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 रोधी टीका लगवाने के पात्र हर बच्चे को जल्द से जल्द टीका लगवाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सभी एलिजिबल बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण, यह हमारी प्राथमिकता है।
इसके लिए पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाने की जरूरत होगी। इस बीच देश में एक दिन में कोविड-19 के 2,927 नए मामले सामने आए हैं, जिसके चलते सक्रिय मामलों की संख्या भी बढ़कर 16,279 पर पहुंच गई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.75% है। वहीं राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 188.19 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिक तालमेल और सामंजस्य की आवश्यकता जताई है। उन्होंने महंगाई से जनता को राहत देने के लिए विपक्ष शासित राज्यों से पेट्रोल डीजल पर वैट में कटौती करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने देश में कोविड-19 की ताजा स्थिति की समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए। ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है। आज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर जोर दे रहे थे प्रधानमंत्री अपनी बातचीत में। बहरहाल बढ़ते हैं आगे अगली खबर की ओर। भारत और फिजी के रिश्ते आपसी सम्मान और सहयोग पर टिके हैं। पिछले कुछ दशकों में दोनों के रिश्ते हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और मजबूत भी हुए हैं। फिजी में सत्य साई संजीवनी चिल्ड्रन हार्ट अस्पताल का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ये उम्मीद जताई कि आने वाले समय में दोनों देशों के रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अस्पताल दोनों देशों के पारस्परिक रिश्तों और प्रेम का एक और प्रतीक है। ये भारत और फिजी की साझा यात्रा का एक और अध्याय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच विशाल समुद्र जरूर है, लेकिन हमारी संस्कृति ने हमें एक दूसरे से जोड़ कर रखा है। आपसी सम्मान, सहयोग और हमारे लोगों के मजबूत आपसी संबंधों पर टिके हैं। भारत का ये सौभाग्य है कि हमें फिजी के सामाजिक आर्थिक विकास में भूमिका निभाने, योगदान करने का अवसर मिलता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 4 मई तक जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री की इस साल की ये पहली विदेश यात्रा होगी। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री जर्मनी की राजधानी बर्लिन में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता छठे भारत जर्मनी अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री और जर्मन चांसलर संयुक्त रूप से एक कारोबारी कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के निमंत्रण पर राजधानी कोपेनहेगन जाएंगे। वहां दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। डेनमार्क ने इस सम्मेलन का आयोजन किया है। प्रधानमंत्री की डेनमार्क यात्रा से दोनों पक्षों को प्रगति की समीक्षा करने और बहुआयामी सहयोग को और आगे बढ़ाने के तौर तरीकों को परखने का अवसर मिलेगा। विदेश यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री कुछ समय के लिए पेरिस में रुकेंगे, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करेंगे। भारत और फ्रांस इस वर्ष अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष मना रहा है। बहरहाल आज की खबर को आप टेलीविजन के अलावा सनसेट टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। ये बुलेटिन सनसेट टीवी के यूट्यूब और फेसबुक पर भी उपलब्ध है, जहां आप इसे देख सकते हैं। इसके साथ ही सनसेट टीवी कू, ट्विटर और इंस्टा पर भी है। आप सनसेट टीवी की इस आईडी को फॉलो कर सकते हैं और उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव भी हमें दे सकते हैं। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचार राज्यवार, साथ ही नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज की खबर में। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में आकाशवाणी एफएम केंद्र के 100 मीटर ऊंचे टावर का शुभारंभ किया। इस टावर के निर्माण पर 10 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस अवसर पर उन्होंने मीडिया का आह्वान किया कि वे नैतिक पत्रकारिता के सिद्धांतों पर चलें और समाचारों के संकलन में जिम्मेदारी का पालन करें। असम में कैंसर से निपटने के टाटा ट्रस्ट मॉडल के तहत कई कैंसर अस्पतालों की स्थापना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऐसी 17 चिकित्सीय सुविधाओं में से 7 की नींव रखेंगे। इनकी स्थापना के लिए क्षेत्रों का चयन रणनीतिक रूप से किया गया है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि सीमावर्ती राज्यों के मरीजों को भी सभी सेवाएं मिल पाएं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू दल की एक टीम के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने टीएमआर की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी भी दी। रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों के जवानों के जीवन को हिमस्खलन जैसे खतरों से बचाने के अलावा जागरूकता बढ़ाने और उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए टीएमआर की सराहना की। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव सीरीज की पहली बैठक में प्रदेश में 15 प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने की योजना बनाई गई। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं को पूरा करने में तकनीक के इस्तेमाल करने पर जोर दिया। साथ ही जल संसाधन विभाग की ओर से उठाए गए कदमों की सराहना भी की। तमिलनाडु विधानसभा में तंजावुर करंट हादसे के शिकार लोगों के लिए आज 2 मिनट का मौन रखा गया। मुख्यमंत्री ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार की सहायता के लिए 5 लाख रुपए देने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि वो पूरी घटना पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राष्ट्र समिति के 21वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि देश को वैकल्पिक एजेंडे की जरूरत है, न कि राजनीतिक मोर्चों या राजनीतिक पुनर्गठन की। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद देश में जल संकट और बिजली क्षेत्र की समस्याओं पर भी चिंता व्यक्त की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न पाक्सो वॉरियर्स को सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री ने जरूरतमंद बच्चों की सहायता पर जोर दिया। कांग्रेस ने हरियाणा इकाई के वरिष्ठ नेता उदय भान को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही श्रुति चौधरी, रामकिशन गुर्जर, जितेंद्र कुमार भारद्वाज और सुरेश गुप्ता के कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बन रहे महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का काम पूरा हो गया है। ये प्रोजेक्ट लगभग 750 करोड़ का है। पहले चरण में 350 करोड़ का काम पूरा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून के महीने में इसका उद्घाटन करेंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा सांबा सेक्टर में एंटी टनल ऑपरेशन और पेट्रोलिंग की जा रही है। हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद जवानों ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। आंध्र प्रदेश में आज से कक्षा 10वीं की परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षा 9 मई तक चलेगी। कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफे के बाद परीक्षा केंद्रों पर कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जा रहा है। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट में आग लगने के बाद वहां चल रहे ज्ञान सरोवर स्कूल को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया है। आग के कारण यहां काफी ज्यादा धुआं हो रहा था, जिसके कारण बच्चों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। फिलहाल आग को बुझाने का काम जोर शोर से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद मंदिर, मस्जिदों सहित धार्मिक स्थलों से अतिरिक्त लाउडस्पीकर को हटाया जा रहा है। कई जगहों पर लाउडस्पीकरों की आवाज कम कर दी गई है। दिल्ली में फिर से लू चलने की आशंका के बीच मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों से पारा 2 दिन तक 3 डिग्री बढ़ने की आशंका जताई है। बृहस्पतिवार को इसके 44 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंचने का अनुमान है। अब कुछ और अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज दिल्ली स्थित अपने निवास पर मालदीव संसद के अध्यक्ष मोहम्मद नशीद के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने संसद के डिजिटलीकरण, आर्काइविंग और विधायी ड्राफ्टिंग के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग पर संसदीय सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन के सफल कार्यान्वयन पर खुशी जताई।
उन्होंने कहा कि ऐसे कदमों को उठाते रहना चाहिए क्योंकि ये काफी सकारात्मक कदम होते हैं और इससे संसद का कार्य कुशलतापूर्वक संभव हो पाता है। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश में लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए सर्वदलीय सरकार के संभावित गठन पर चर्चा के लिए राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई। ये बैठक ऐसे समय पर हुई जब प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे पर इस्तीफा देने, अंतरिम सरकार के लिए रास्ता साफ करने को लेकर उन पर दबाव बढ़ रहा है। सत्तारूढ़ गठबंधन में सभी पार्टी नेताओं को लिखे पत्र में कहा गया है कि सरकार संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले दलों को शामिल करते हुए एक सर्वदलीय सरकार बनाने के लिए सहमत है। प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद नई व्यवस्था पर चर्चा के लिए बैठक 29 अप्रैल को तय की गई है। सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर से अंतरिम सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री के इस्तीफे को लेकर डाले जा रहे दबाव के बीच ये कदम उठाया गया है। वहीं यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आमने सामने की बैठक हुई। रूसी नेता और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने मानवीय सहायता और संघर्ष क्षेत्र यानी मारियुपोल से लोगों को निकालने के प्रस्ताव पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्यवाही की आलोचना की और इसे पड़ोसी की क्षेत्र अखंडता का उल्लंघन बताया और रूस से इस्पात संयंत्र में फंसे लोगों को निकालने की अनुमति देने का आग्रह किया। इसके जवाब में राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया है कि रूसी बलों ने संयंत्र में फंसे आम नागरिकों को निकालने के लिए मानवीय गलियारे की पेशकश की थी। इसी बीच रूस की सेना ने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर गोलीबारी की और पोलैंड और बुल्गारिया की प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पर रोक दी। रूस की ओर से यूक्रेन पर लगातार हमले जारी हैं। रूस ने पड़ोसी मालदोवा में ट्रांसडेनिएटर के अलगाववादी क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। यूक्रेन की सीमा के करीब 2 शक्तिशाली रेडियो एंटीना धराशायी हो गए हैं। किसी ने भी हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन यूक्रेन ने इस सब के लिए रूस को दोषी ठहराया है। इस बीच पोलैंड और बुल्गारिया ने कहा कि क्रेमलिन से इन दोनों नाटो देशों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति में कटौती कर रहा है, जो युद्ध की पहली ऐसी कार्यवाही है। पोलैंड यूक्रेन को हथियारों का जखीरा पहुंचाने के लिए एक प्रमुख मार्ग रहा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल मारियानो ग्रोसी ने चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र का दौरा करने के बाद कहा कि यूक्रेन में परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर रूसी सैनिकों के कब्जे के बाद वहां हादसे का खतरा काफी बढ़ गया है। विकिरण का स्तर सामान्य है, लेकिन स्थिति अब भी स्थिर नहीं है। ऐसे में परमाणु संयंत्र के अधिकारियों को सतर्क रहना होगा। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं स्काई डाइवर्स के आसमान में किए गए खतरनाक स्टंट की तस्वीरों के साथ। हालांकि आसमान में पायलटों की अदला बदली कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन फिर भी कुछ तस्वीरें आपकी नजर छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत और बने रहिए सनसद टीवी के साथ। नमस्कार।